सरपंच श्री राजू जी बिष्ट हमारे बीच उपस्थित है। हम नया बाजार के व्यवसायी एवं वासी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद श्री राजू जी बिष्ट निर्माण मरम्मत का कार्य अपने हाथों लिया और अति शीघ्र इसे बनवाया। हम आप सबके आभारी हैं सर। मैं नया प्रिय सांसद राजू भैया, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी अग्रवाल, 2 नंबर मंडल के अध्यक्ष जी अमित जी जैन, बसंत भैया, सविता जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जूली तामन जी और यहाँ पे उपस्थित मेरे वार्ड के सभी मान्यगण्य व्यक्ति का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच हम सभी के प्रिय सांसद राजू जी मौजूद हैं। राजू भैया के बारे में मैं क्या कहूँ, जब भी जरूरत पड़ती है मैं हमारे सांसद को कहती हूँ, भैया हमारे रास्ते का हालत बहुत खराब है, बहुत जरूरत है यहाँ पे नेस्टिक रोड की। काफी टाइम से यहाँ पे लोगों की डिमांड रही है नेस्टिक रोड की, लेकिन रास्ते तो बनते थे मगर बिटुमिन के रास्ते बनते थे जो एक ही बारिश में खराब हो जाया करती थी। भैया ने तुरंत हम सबकी बात सुनी, उन्होंने अपने एमपी फंड से हमारे नया बाजार और आमिला धनोटी वाला रोड के लिए फंड सैंक्शन कराया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी 8 नंबर वार्ड कमेटी की तरफ से और नया बाजार के सभी आप सभी भाइयों की तरफ से राजू जी को कोटि-कोटि धन्यवाद कहना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कॉर्पोरेशन में हमारा बोर्ड नहीं है, उसके बावजूद जब भी हमारे एमपी, चाहे वो आलूवालिया जी हो, चाहे हमारे राज्यसभा की रूपा गांगुली जी हो, चाहे हमारे एमपी राजू जी हो, जब भी हमने उनसे कही वो हमेशा हमारे वार्ड की तरक्की के लिए, हमारे वार्ड के काम के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे आधी रात में ही क्यों ना हो। हम सब जानते हैं हमारे सांसद महोदय दिल्ली में हमारे सिलीगुड़ी शहर को लेकर जोर शोर से आवाज उठाते हैं। इसी बात से जोरदार तालियां हमारे सांसद महोदय के लिए। मैं आप सबके सामने एक बात और कहना चाहूंगी, हमारा वार्ड 8 नंबर वार्ड व्यावसायिक क्षेत्र रहा है। यहाँ पे न जाने कितने सालों से एक बाथरूम की बहुत जरूरत थी, जो कि काफी जन आए और चले गए, लेकिन यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं आज इस मंच से आप सबके सामने कहना चाहूंगी कि हमने अपने ओन फंड से विवेकानंदा रोड में एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया है, ताकि आज हमारे वार्ड में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपको रास्ते पे शौच करने की जरूरत
कुशल और निपुण ऐसे सांसद हम सबके प्रिय और अभी अभी हाल ही में उनको फिर से पूरे देश भर के और आइकॉन ऐसे सांसद की ख्याति मिली है। ऐसे आदरणीय राजू जी, आपकी उपस्थिति हम सभी संगठन के लोग और साथ में आपके जो कार्यक्षेत्र का जो दार्जिलिंग जिला है, दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को अवश्य रूप से अभिभूत करता है। मंच पर उपस्थित इस वार्ड की और बहुत कर्मठ नेतृत्व देने वाली हमारी खुशबू दी, बाकी मंचासीन अन्य अधिकारी वृंद तथा जनता जनार्दन, मैं बहुत आभारी हूं कि आज आप सबके बीच मुझे 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया। बहुत कुछ कहना नहीं है, मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी विषय रखने के लिए माननीय राजू जी हमारे बीच हैं। लेकिन पिछले 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कभी भी केंद्र का शासन और पश्चिम बंगाल की सरकार एक पार्टी की कभी नहीं रही। इसलिए यहाँ के प्रशासन ने कभी भी केंद्र की ताकत नहीं देखी और इसलिए यहाँ का प्रशासन अपनी ताकत नहीं पहचान पाता है और इसलिए यहाँ का प्रशासन यहाँ की राजनीतिक सत्ता जिस दल के हाथ में रहती है उनका सरदार बनकर काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी और संभ्रांत सतमस्त नागरिक वृंद से इस बार कुछ अनोखा कुछ किया जाए ताकि आइंदा हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए सांसद महोदय तक अपनी गुहार न लगानी पड़े। ये सारी छोटी छोटी विषय आज जो जिस प्रकार की परिस्थितियों में और पूरे कॉर्पोरेशन में हड़ताल मची है और बहुत छोटा सा विषय है, ये वास्तव में मुझसे कई बार पत्रकार पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं कि वास्तव में इसमें कोई राजनीति नहीं है। कहीं न कहीं यहाँ के राज्य सरकार में जो लोग मंच पर बैठे हैं, राज्य सरकार के जो कर्ता धर्ता है या कॉर्पोरेशन में जो लोग हैं, इन लोगों की पूरी तरह से अकर्मण्यता है, इन सबकी अयोग्यता है। अब ये लोग उम्रदार हो चुके हैं, अब इनसे शासन प्रशासन चलने की इनके पास क्षमता नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को बदलना और उतारना जरूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर से मंच पे उपस्थित आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। हम सभी मंचासीन लोगों के लिए अभिनंदन करने के लिए फिर से आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रवीण अग्रवाल जी, हमारे इस वार्ड के कोऑर्डिनेटर काउंसलर्स खुशबू मित्तल जी, सविता अग्रवाल जी, श्याम जी अग्रवाल, बसंत अग्रवाल जी, सुशील मित्तल जी, लाइट कम हो रही है तो दिन भी कम रहा, अमित जैन जी और जूली तामंग जी और सभी वरिष्ठ यहाँ के नागरिकगण और सभी मीडिया के, प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया के सब साथी, आप सबको मेरा प्रणाम। तो ये तो 15 लाख का ही काम हुआ है, थोड़ी डिमांड बढ़ाओ, 15 करोड़ की बात करो तो मजा आए। मैं कहता हूँ आप जो भी कहोगे डिमांड करोगे, मैं प्रयास जरूर करूंगा। और मैंने इतना देखा है कि आदमी ईमानदारी से प्रयास कर ले तो भगवान उसको जरूर पूरा कर देते। तो अगली बार 15 करोड़ की बात करेंगे। दूसरी बात, खुशबू दी ने मुझे बताया कि ये रोड जो है कहीं तक बनी है और उससे भी आगे थोड़ा काम और रुका हुआ है मेन रोड तक कनेक्ट होने के लिए। तो मुझे पता नहीं था उतनी सारी निटी-ग्रिटी का, तो उन्होंने बताया 4 से 5 लाख रुपए और लगेगा तो उसमें जुड़ जाएगा। तो मैं इस मंच से ही घोषणा कर रहा हूँ, ये तो एमपी लेट से हुआ था, वो मैं अपने फंड से पूरा कर दूंगा, आप उसका काम चालू कर देंगे। क्योंकि हम अगर आपके काम नहीं आए तो मुझे लगता है कि फिर ये जीवन किस काम का। भगवान ने हमें 5 साल दिए हैं जनता की, लोगों की सेवा करने की, और मुझे लगता है कि अगर वो 5 साल मेरे अच्छे गए, चुनाव आती है, जाती है, पार्टियां बनती है, बिखरती है, नेता बनते हैं, बिखरते हैं, लेकिन जो है आपके और हमारे जो संबंध है, मैं चाहता हूँ बने रहने चाहिए, वो ज्यादा महत्व का विषय है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि वैसे तो ये सारी सिलीगुड़ी शहर के अंदर में ये बीमारी है और पता नहीं इतना पुराना शहर, इतनी क्षमताएं, इतनी प्रतिभाएं हैं, इतनी अच्छी, मतलब हमारे जो मारवाड़ी समाज के लोग जो कोई पता नहीं कितने साल हरियाणा से जो है हिसार से लेकर के, भिवाड़ी से लेकर के अलग अलग जगह से आए, कोई राजस्थान से आए, यहाँ आने के बाद तो सबको मारवाड़ी ही बोलते हैं।
तो आने के बाद जो है यही बसे, यही कारोबार करते हैं, यही अपना व्यापार करते हैं। प्रतिभाएं उसके बावजूद भी जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए था वो नहीं है। और वास्तव में जो है जैसे तालाब का पानी ठहर जाता है, ऐसी सिलीगुड़ी की बहुत सालों से ठहरी हुई है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आने लग गया, तो जब मैं आया और पहली बार देखा तो मैंने यहाँ जमीन खरीद ली ये सोच के कि रिटायरमेंट की लाइफ जो है सिलीगुड़ी में ही बिताऊंगा। लेकिन आज तक जो है घर बनाने की हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि मैं ये जो देखता हूँ इतना सारा ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है ये इससे मुझे थोड़ा कम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लड़ते भी है, झगड़ते भी रहे। लेकिन अगर नेता हो के वो अगर हमारी जनता के काम नहीं आ सकता, वो थर्ड क्लास बेकार नेता है मेरे हिसाब से। तो दीदी ने एक बात ये बताई मुझे कि यहाँ टॉयलेट की बहुत समस्याएं हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। आप में से कोई जमीन देता हो तो इस वार्ड में जितनी टॉयलेट बनानी है उसका काम भी मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। आज का बड़ा शुभ दिन था, आज 2-3 अच्छे काम हुए। सवेरे सवेरे हमारे दिव्यांग भाई और बहनें, माता पिता करीब 350 लोगों को भारत सरकार की तरफ से उनको व्हीलचेयर और साइकिल और हियरिंग एड से लेकर के ऐसे बहुत सारी सामग्री, करीब ये कोविड के कारण 9 महीने से मैं अपने कार्यालय में रखा हुआ था। आज मुझे वो सौभाग्य मिला, पहाड़ से लेकर के और सिलीगुड़ी तराई के सब नक्सलबाड़ी और कोलीबाड़ी सब क्षेत्र के लोग आए थे, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। और दूसरा जो इससे पहले जस्ट अभी मैं 1 नंबर वार्ड पे मालती दीदी जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनके यहाँ पे भी इसी तरह का एक सड़क का निर्माण हुआ था। उस कार्यक्रम में मैं गया और तीसरे इस कार्यक्रम में आया हूँ। और एमपीलैंड में तो 5 करोड़ ही रहता है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है वैसे, क्योंकि आजकल 5 करोड़ से बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है ये सांसदों का एक अधिकार है, कम से कम कहीं तो चलती है हमारी। बंगाल में वैसे तो कुछ नहीं चलती, उसके बावजूद ये 5 करोड़ में हमारा अधिकार है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये मेरे से ज्यादा आपका पैसा है, इस पे सबसे पहला अधिकार आपका है। भविष्य में भी जैसे चाहेंगे उसी तरह से काम करेंगे। अभी 2.5 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं पहाड़ से लेकर के सिलीगुड़ी तराई में, तो उसके काम कुछ पूरे हो गए, कुछ चालू हैं, कुछ चल रहे हैं। सिलीगुड़ी के दृष्टि से अभी हाल ही में जो भारत सरकार का जो बजट था उसमें 2 बड़ी घोषणाएं हुई है। मुझे लगता है हम सब व्यापारी वर्ग और हम सब के लिए बहुत लाभकारी होगा कि कलकत्ता से जोड़ने के लिए जो सिलीगुड़ी तक जो कॉरिडोर बनेगा, जिसके ऊपर में करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, मुझे लगता है ये इस पूरे क्षेत्र के विकास की रीढ़ की हड्डी साबित होगी। उसका कारण ये है कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी कलकत्ता से। आज ट्रक तो पता नहीं कितने घंटे में पहुंचता है, अगर आदमी कार लेके भी पहुंचे तो 11 से 12 घंटे का समय लगता है। तो उससे बहुत कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और पूरे रास्ते के अंदर में विभिन्न प्रकार की चीजें बनेंगी, तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, इसके कारण आसपास के देश और पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपकी तरफ से, अपनी जनता की तरफ से भारत सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। ये पूरा क्षेत्र चाय बगान का क्षेत्र है और करीब 400 से ज्यादा बड़े चाय बगान, 800 से ज्यादा छोटे स्मॉल ट्री ग्रोअर जिनको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे चाय बगान हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे व्यापारी वर्ग की जो चाय की ट्रेडिंग करते हैं वो भी इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। और हमें भी कई बार बहुत दुख होता है कि चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक, खास करके हमारी माताएं बहनें, जिस अवस्था में वो काम करती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपया आसाम और पश्चिम बंगाल के चाय बगान के लिए अप्रूव किया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतना ही नहीं, PMGSY रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश भर में कई लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं। भविष्य में अभी फेज 3 का काम चल रहा है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के करीब 100 से ज्यादा सड़कें भारत सरकार ने अप्रूव कर दी है। जल्दी उन सबका भी काम शुरू होगा। लेकिन यहाँ मैं जब आ रहा था, एक बात मुझे पता लगा कि हमारे इस पूरे कॉर्पोरेशन के अंदर में काम करने वाले हमारे कर्मचारी, मेरे ख्याल से आज से वो हड़ताल में हैं। उनकी कुछ जायज मांग है। मुझे पता लगा काफी समय से उनको जो है 6 से 7 हजार रुपए तनख्वाह मिल रहा है, जो मिनिमम वेज से भी बहुत कम है।
उतना ही नहीं, 25 से 30 साल काम करने के बावजूद भी उनको आज तक जो है परमानेंट नहीं किया गया। उनकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दोधार में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए उनको अपना भविष्य साफ साफ नहीं दिखता। और इतना ही नहीं, बहुत सारी एरियर भी उनके पेंडिंग है। रिटायरमेंट होने के बाद स्वास्थ्य की जैसी सुविधा उनको और उनके परिवार को नहीं मिलती। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति है। हमारी सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी, 3 महीने का समय बचा है। उसके बाद आपकी जो भी मांगे हैं हम उसके साथ हैं और बहुत गंभीरता से उस पर विचार करके लागू करेंगे। सिलीगुड़ी की जब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बताया, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी बीमारी है। पूरा शहर खिल सकता है, इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन ट्रैफिक के कारण पूरा शहर जो है ठहरा हुआ है। हम बात करते हैं दार्जिलिंग मोड़ की, आए दिन जो है बहुत सारी लड़ाई झगड़ा बयानबाजी उसको लेकर के होती रहती है, लेकिन मैं वास्तविकता आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं गडकरी जी से कम वो जो सड़कें हैं आज जो है भारत सरकार ने मेंटेन करने के लिए पीडब्ल्यूडी स्टेट को दिया हुआ है, लेकिन उसका सारा पैसा और खर्च भारत सरकार ही आज करती है। और अभी उनको बताया है कि उसकी डीपीआर बनाने के लिए, लेकिन उसमें भी उनके बहुत सारे नखरे हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, अगर उनका डीपीआर जल्दी नहीं आया तो उस रोड को वापस एनएचएआई वापस लेगी और उसका निर्माण जल्द से जल्द करेगी। यहाँ पे जो टॉयलेट की समस्या है, जन सुविधा की समस्या है, वो सिर्फ इस वार्ड में नहीं, पूरी हमारे इस सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर में है। पार्किंग एक बहुत बड़ी बीमारी है। ड्रेनेज और हमारे बच्चे उसमें उसके शिकार बनते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध जल लोगों को नहीं मिलता। जिनके पास पैसे हैं वो तो बिस्लेरी से काम चलाते हैं, लेकिन जो जनता गरीब है उनके लिए बहुत बड़ी ये एक समस्या, एक मांग है उनकी। मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने 2,40,000 करोड़ रुपए इसके लिए सेंक्शन किया है और 2024 से पहले आप सबको घर में नल से शुद्ध पीने का जल मिलेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल एक्टिविटी और बहुत सारे गलत तरह के काम जो होते हैं उससे भी हमको कई बार निराशा होती है। सड़कें का मरम्मत, और यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन चलाने वाले ठीक भी नहीं है, और जो कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता है कलकत्ता से वो भी बहुत बड़ा है। सिलीगुड़ी पूरे बंगाल का दूसरा बड़ा शहर, उसके बावजूद भी 250-300 करोड़ रुपए से उनको काम चलाना पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं अशोक दा भी बहुत कुछ कर पाते होंगे। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी, हमारी सरकार बनने के बाद कम से कम 600 से 800 करोड़ रुपया इस कॉर्पोरेशन का बजट हम बढ़ा के करेंगे, क्योंकि आज कलकत्ता कॉर्पोरेशन को भी 3,500 करोड़ से ज्यादा बजट मिलता है। हम सब व्यापारी वर्ग हैं, हम सब जानते हैं ट्रेडिंग का हब है सिलीगुड़ी, और क्षमताएं रखता है कि बगल में नेपाल भी है, बांग्लादेश है, भूटान है, और जो है नॉर्थ ईस्ट पूरा यहीं से लगता हुआ है। इसके कारण व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं, और विशेष करके व्यापारी वर्ग को तो मैं कहना चाहूंगा, एक बार मोदी जी की सरकार बंद देने दीजिए, फिर आप देखिए आपका व्यापार कितना अपार बढ़ता है, क्योंकि अभी तक जो क्षमता है उसको एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो अभी एक्सप्लोर करना बचा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सब चीजें भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। एयरपोर्ट का काम जल्द चालू होगा। 104 एकड़ जमीन चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। करीब 99-100 से लेकर 100 एकड़ तक जमीन स्टेट ने हैंडओवर करने की बात कही है। 4 एकड़ में कुछ मामला फंसा हुआ है, और वो जो है उसको भी जैसे वो मिलेगी हम उसका भी काम जल्द चालू करेंगे, क्योंकि 36 से 37 फ्लाइटें रोज आती है और उठती है, काफी कंजेशन हो गया है। एक मेरा सपना है सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने का, क्योंकि सिलीगुड़ी के लोग स्मार्ट हैं तो वो डिजर्व भी करते हैं। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मेरी इच्छा है कि हमारी पार्टी इसको घोषणा पत्र में भी डाले, मैं उसके लिए लगा हूँ। और सिलीगुड़ी के आसपास में मैं बार बार बताता हूँ, उसका सर्वे चल रहा है। मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट की इच्छा है कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड से जो है हम घेर दें। उससे क्या होगा, जो भी ट्रैफिक है वो बाहर के बाहर निकल जाएगा। ये जो शहर के अंदर ये बीमारी है ये खत्म हो जाएगी, और वो जो सड़क बनेगी उसके कारण सिटी फैल भी जाएगी, और उतना ही नहीं उसके कारण जो है बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के काम होंगे, और उसी के बगल में बहुत सारी इंडस्ट्री लग सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमारे युवा साथी अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होने के कारण तकलीफ में बाहर जाते हैं,
उसको भी इम्प्रूव करेंगे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जीवन भर बुढ़ापे होने तक उनको जो है माता और पिताओं से दूर रहना पड़ता है। मुझे लगता है ये स्थिति बदलनी चाहिए और पूरा ही ये पश्चिम बंगाल की स्थिति मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ 21 के बाद परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरह से माँ माटी और मानुष के नारे से सरकार बनी थी, माताएं भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ की माटी में भी जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं के खून से रंगा हुआ है। और जब मैं मानुष की बात करता हूँ, बहुत सारे हमारे मजदूर साथी भी यहाँ बैठे हैं, पिटाई उनकी भी होती है, पिटाई व्यापारियों की भी होती है, पिटाई पॉलिटिशियन की भी होती है, हिंसा हर जगह होता है। बड़ा दुख और शर्म से झुक जाता है हमारा सिर जब हमको ये पता चलता है इसी स्टेट के मंत्री भी बम के शिकार बनते हैं। मुझे पता नहीं है बम बंगाल में कितने घरों में बनते हैं और यहाँ की सरकार इतनी घटिया सरकार बम बनाने की फैक्ट्री कैसे चालू कर सकती है। मतलब ये बड़ा दुख का विषय है। किसने हत्या की वो जांच का विषय वो हो, लेकिन उससे भी बड़ा जांच का विषय ये होना चाहिए कि जो हत्या हुई है, जो बम से हमला हुआ है, आखिर वो बम आया कहां से, वो बम बना किस फैक्ट्री में है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष करके, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। इस नाते भी बहुत संवेदनशील ये क्षेत्र है, इसको बचाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बंगाल को तहस नहस करने में टीएमसी की सरकार लगी हुई है, हमें इसको रोकना होगा। मेरी आप सबसे ये विनती है, एज ए पॉलिटिशियन नहीं, आपके साथी होने के नाते एक अच्छी नेतृत्व और एक अच्छी विचारधारा वाली पार्टी की आवश्यकता है। हमने सीपीएम को भी देखा, हमने टीएमसी को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल आजादी के बाद पिछड़ा ही है। आप देखिए, जब आजादी मिली तब पश्चिम बंगाल इकोनॉमी में नंबर 1 पे था, आज 15वें नंबर पे। मतलब ये हालत आज पश्चिम बंगाल से डूबा हुआ है। आज जो है कुछ भी करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और केंद्र के साथ रोज धक्का-मुक्की है। इतना अहम है, इतना अहंकार है और 4,50,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है, तो करेंगे तो क्या करेंगे। और घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी बजट हुआ पश्चिम बंगाल का, बताया कि 100 नए प्राइवेट इंग्लिश स्कूल की स्थापना करेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छा है। मैं और डिटेल में गया तो पता चला उसके लिए 50 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। 50 करोड़ 100 स्कूल में बांट दो तो 50 लाख रुपए स्कूल हुआ। देखो हमको कितना बेवकूफ बना रहे हैं। और 50 लाख रुपए से स्कूल की जमीन नहीं आती, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता। मुझे लगता है फर्नीचर में भी 50 लाख से ज्यादा का पैसा लगता है। तो इस तरह की बेवकूफ बनाने का काम जो है आए दिन ये सरकार करती है। दूसरा एक मैंने सुना है स्वास्थ्य साथी कार्ड, अब पता नहीं है किस काम क्या आएगा। जब अस्पताल ही नहीं है उस कार्ड का मैं करूंगा क्या। और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। आप जाके नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, आपको कभी जाना भी पसंद नहीं होगा। मतलब ऐसी घटिया अवस्था जो है हमारी अस्पतालों की है, जहां लाखों रुपए सिर्फ सफाई के नाम पे हर महीने फूंका जाता है। और ये मुझे लगता है ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। और ये स्थिति कहीं भी किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है, किसी भी नागरिक के लिए ठीक नहीं है। हमको आजादी मिली है, लेकिन हम टीएमसी के चंगुल में बंद करके रहे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अंत में एक घोषणा नहीं, मतलब एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। आज ही हमारे गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल कलकत्ता आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि आने वाले समय में जैसे हमारी सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में 7th पे कमीशन को लागू करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। 2016 में भारत सरकार ने 7th पे कमीशन लागू किया। पश्चिम बंगाल में 2019 पे जाके 6th पे कमीशन लागू किया। 12 लाख से ज्यादा लोग, उनके परिवार जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और इतना ही नहीं, जो पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को डंडे मारते हैं, वो भी उसके अंदर में शामिल है। उन सबको आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन आज गृह मंत्री जी ने घोषणा की है 12 लाख से ज्यादा लोग और उनको परिवार का इसका जो है बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में तो जैसा मैंने बताया 19 में जाके 6th पे कमीशन लागू किया, और वो भी आज तक बेचारे उनको एरियर भी नहीं मिला और उनके पास पैसे भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ टोपी घुमाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे मारवाड़ी साथी ज्यादा समझते हैं।
सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का बैलेंस शीट जो है अंदर से खोखला है। किसी दिन इनकम टैक्स की या ईडी की रेट पड़े तो ये सारे लोग खेल जाने वाले हैं। तो ये सब बातें हुई आपके समक्ष आके मुझे बहुत आनंद आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को जो बम विस्फोट हुआ मंत्री के सामने, नीचे करो ना यार, नीचे करो, तो उसमें ममता जी का कहना है कि सीआईडी से जांच स्टार्ट कर दिया और वो जो है रिमोट कंट्रोल से किया गया था। आपको क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ की सरकार इस तरह की घटना को पनाह देती है, उसको प्रमोट करती है, और टीएमसी सरकार राजनीति में हिंसा, ये इनका स्वभाव बन गया है। और आए दिन जो है विपक्ष के नेता, उनके कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और कल तो ये जो घटना घटी, उनके ही अपने मंत्री के ऊपर में बम से अटैक हुआ। इसके दो मुद्दे हैं, एक तो ये बम कहाँ बना उसकी जांच होनी चाहिए, और किसने हमला किया उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीआईडी वो जांच करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो अहमदाबाद के विधायक का हत्या हुई थी, आज तक उसकी जांच सामने आई नहीं है। तो मैं चाहूँगा, ममता दीदी से निवेदन करता हूँ, अगर वो ईमानदार है, अपने मंत्री के प्रति संवेदनशील है, तो तुरंत इसकी जांच उनको एनआईए को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि इसके तह तक जाना पड़ेगा। और ये बम पश्चिम बंगाल में कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, उस डेप्थ तक जा करके हमें ये जानकारी हासिल करनी होगी, नहीं तो हम पश्चिम बंगाल को नहीं बचा सकते। लेकिन उनका कहना है तो ये एक गेम प्लान है, देखिए ममता दीदी तो कुछ भी हो वो भाजपा की तरफ ही इशारा करेगी। वास्तविकता ये है, आप भी थोड़ा जांच करें तो पता लग जाएगा कि टीएमसी के आपसी ये रंजिश है, और टीएमसी के ही लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये बम बनाने की फैक्ट्री कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी टीएमसी के नेताओं के घर में इस तरह के बम और बंदूक मिले हैं। मुझे लगता है जांच का विषय है, और मैं चाहूंगा कि इसका एनआईए जांच हो, अगर ममता दीदी अपने नेता और अपने मंत्री के प्रति ईमानदार है तो। दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, आज दीदी पहिलन में एक जनसभा कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मुख्य लाइट पुट, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह को चैलेंज कर रहे, पहले अभिषेक के अगेंस्ट में लाके दिखाइए ना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ममता दीदी की इतनी औकात नहीं है कि वो अमित शाह जी को चैलेंज करें। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की 10 साल में राजनीति हुई है, आज पश्चिम बंगाल का कोई भी जनता ममता दीदी की बातों के ऊपर में भरोसा नहीं करता। और आप देखिए, जिस तरह से ममता दीदी ने कोशिश की है कि बाहर से इलीगल लोगों को पश्चिम बंगाल में बसा करके जो है वोट जीता जाए, चुनाव जीता जाए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। और उसके कारण जो है यहाँ की जनता का ममता दीदी के ऊपर में भरोसा नहीं। ममता दीदी कुछ भी बकबक करते रहे, लेकिन 21 में उनका जाना तय है। ये कटमनी, ये करप्शन और ये धांधलीबाजी की जो सरकार है, इसका अंत हो चुका है। आज ममता दीदी के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नहीं है। और एक व्यक्ति जो आज हमारे देश में एक पप्पू है, पश्चिम बंगाल में दूसरा पप्पू है, उस पप्पू को नेता बनाने के चक्कर में टीएमसी को खड्डे में डाल रही है। लेकिन दीदी आज वो तोड़ने वाली दीदी नहीं, जनता है। जनता को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। और जिस तरह से निराशा हुई है जनता को पिछले 10 साल में, ममता दीदी कभी राजनीति में नहीं आ सकती। वो कह रही है कि गैस के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, डीजल के दाम बढ़ रहे, प्रति इतने संवेदनशील है। जो स्टेट का टैक्स है, जो सेंट्रल टैक्स से करीब करीब 2 गुना से ज्यादा है, उस टैक्स को कम कर दे, जनता का ये बोझ है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी, उनको सिर्फ राजनीति करनी होती है। वो पेट्रोल में राजनीति करेगी और किसान को लेकर राजनीति करेगी। और जब किसान की बात आती है, उनको शर्म आनी चाहिए। 7% ही एमएसपी पे यहाँ पे किसान से धान और गेहूं खरीदा जाता है। ये बात ममता दीदी को याद होनी चाहिए। लास्ट चीज, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म क्या है, ये मैं कान पकड़ के उनको सिखा सकता हूँ। देखिए, वो कुछ भी कर सकती है, अब उनका जाना तय है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये टीएमसी है जो ये कहती है कि 30% हमारे एफडी हैं, फिक्स डिपॉजिट है। मुझे लगता है ये गलत है। हम विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में, और मोदी जी उसी मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, उस ध्येय को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और 21 में आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो पश्चिम बंगाल की मुश्किलें हैं उन सब का भी अंत होगा। लेकिन टीएमसी बोल रहा है कि खेला होगा।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.